समकालीन दक्षिण एशिया के अंदर हम जिन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे वो है समकालीन दक्षिण एशिया की भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति, मानव विकास सूची में दक्षिण एशिया के देशों की स्थिति, दक्षिण एशिया की समस्याएं, दक्षिण एशिया में बाहरी देशों का हस्तक्षेप, भारत की स्थिति और दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने के उपाय। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति। तो सबसे पहले बात आती है कि दक्षिण एशिया किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इन देशों को समकालीन दक्षिण एशिया के नाम से पहचाना जाता है, अर्थात भारत और उसके पड़ोसी देश। लेकिन चीन में इसको दक्षिण एशिया में शामिल नहीं किया जाता है। जब दक्षिण एशिया की बात होती है तो कभी कभी म्यांमार और अफगानिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी भौगोलिक विशेषता की। तो भौगोलिक विशेषता इसकी देखिए कि उत्तर दिशा में हिमालय की विशाल श्रृंखलाएं हैं और दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। इस प्रकार इसकी स्थिति एक प्रायद्वीप की तरह है, अर्थात तीन तरफ पानी है और एक तरफ विशाल पर्वत श्रृंखला है। इसके अलावा इसकी भौगोलिक स्थिति में बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं। विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र है, विविधताओं से पूर्ण है। अगर जनसंख्या की बात करें तो विश्व में 21% जनसंख्या यहाँ निवास करती है। क्षेत्रफल में इस क्षेत्र का योगदान 3% है और विश्व अर्थव्यवस्था में इसका सहयोग 9.12% है। ये दक्षिण एशिया की जो भौगोलिक विशिष्टता है वो इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र की भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन के लिए जिम्मेदार है। अब हम इसकी एक ऐसी विशिष्टता पर चर्चा करेंगे जो दक्षिण एशिया के अन्य भागों में नहीं पाई जाती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर विपरीत प्रकृति पाई जाती है। जैसे सद्भाव है तो शत्रुता भी है, आशा है तो निराशा भी है, पारस्परिक शंका है तो विश्वास भी है। तो भू राजनीतिक धरातल पर दक्षिण एशिया में ये एक ऐसा देश है जहाँ पर ये विपरीत भावनाएं एक साथ उपस्थित हैं जो इसे विशिष्टता प्रदान करती हैं। अब हम इस क्षेत्र के देशों की राजनीतिक प्रणाली पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका की। जो भारत और श्रीलंका है उसमें ब्रिटेन से आज़ादी के बाद से ही लोकतंत्र कायम है। नेपाल की बात करें तो नेपाल में 2006 तक तो संवैधानिक राजतंत्र था, लेकिन 2006 में एक जन विद्रोह हुआ जो सफल रहा और 2008 में लोकतंत्र स्थापित हो गया। भूटान की बात करें तो वहाँ पर राजतंत्र अभी तक है, लेकिन वहाँ के शासक बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना तैयार कर रहे हैं। मालदीव की बात करें तो 1968 तक वहाँ पर सल्तनत का शासन था, लेकिन वर्तमान में वहाँ गणतंत्र और गणतंत्र में भी अध्यक्षात्मक प्रणाली है। अब हम चर्चा करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में दो बार लोकतांत्रिक सरकार रही। उसके बाद 1999 से लेकर के 2007 तक वहाँ पर सैनिक शासन रहा और 2008 से वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन है। बांग्लादेश की बात करें जिसकी स्थापना 1971 में हुई, वहाँ पर पहले संसदात्मक लोकतंत्र था। उसके बाद 1975 में उसको अध्यक्षात्मक शासन में बदला गया, फिर सैनिक शासन और 1993 से फिर लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब इस क्षेत्र की जनता की यदि बात करें तो इस क्षेत्र की अधिकांश जनता लोकतंत्र की समर्थक है, अर्थात प्रतिनिधि मूलक संस्थाओं का समर्थन करती है। अब हम चर्चा करते हैं कि मानव विकास सूची में दक्षिण एशिया में
किस देश की स्थिति सबसे ऊपर है? तो वो है श्रीलंका। मानव विकास सूची में श्रीलंका का स्थान 76वें स्थान पर आता है। भारत का 130, पाकिस्तान का 150। आयु प्रत्याशा की बात करें तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा है 75.5 और पाकिस्तान की सबसे कम है 66.6। अब हम बात करते हैं दक्षिण एशिया की समस्याओं पर। तो दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जो उपनिवेशवाद से मुक्त होने के बाद से ही निर्धनता और बेरोजगारी से जूझ रहा है, और खास बात इसकी जनसंख्या भी ज़्यादा है, इसलिए ये समस्या बहुत ज़्यादा है। दूसरी जो समस्या है वो है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या। खासतौर से भारत को आतंकवाद की समस्या का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, जिससे उसके विकास में अवरोध उत्पन्न होता है। तीसरी जो मुख्य समस्या है वो है जातीय संघर्ष। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विविध प्रकार की जातियां पाई जाती हैं और इन जातियों में वैचारिक मतभेद इतने ज़्यादा हैं कि इनमें जातीय संघर्ष चलता ही रहता है। अगली जो समस्या है वो है संसाधनों के बंटवारे से उत्पन्न संघर्ष। तो ये जो संसाधन हैं जैसे नदी जल है, प्राकृतिक क्षेत्र है, इन संसाधनों के बंटवारे को लेकर भी इन क्षेत्रों में संघर्ष चलता ही रहता है। और उसके बाद जो मुख्य संघर्ष आता है वो सीमा विवाद और नदी जल बंटवारे से संबंधित। ये भी इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं। तो इस तरीके से आपसी मतभेद, विद्रोह, जातीय संघर्ष, संसाधनों के बंटवारे की समस्याओं ने इस देश के विकास में बाधा पहुंचाई है, अवरोध पहुंचाया है। अब हम बात करते हैं कि दक्षिण एशिया की अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थिति क्या है। तो देखिए, दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनमें परस्पर इतना अविश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनमें कोई एकजुटता दिखाई नहीं देती है। खासतौर से भारत और पाकिस्तान तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमेशा एक दूसरे के विरोधी बयान देते हैं। दक्षेश के जो अन्य सदस्य हैं उन देशों को भारत के वर्चस्व का भय हमेशा रहता है, इसलिए वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता नहीं दिखाते हैं। अब हम बात करते हैं कि दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति क्या है। तो देखिए, यदि हम दक्षिण एशिया का नक्शा देखें तो भारत की जो स्थिति है वो केंद्रीय स्थिति है। भारत बीच में है और अन्य देश उसके चारों तरफ है। इसके अलावा भारत का आकार भी विशाल है अन्य देशों की तुलना में। अगला जो है कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न भी है और यहाँ की सैन्य शक्ति भी बढ़ी हुई है। तो इससे लेकर के दक्षिण एशिया के देशों में एक भय की स्थिति है। उन्हें ऐसा लगता है कि साफ्टा के माध्यम से ये जो देश है, भारत जो है, वो दक्षिण एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है और हमारी देश में समाज और राजनीति पर प्रभाव डाल सकता है, हमारे बाजारों में सेंध लगा सकता है और साथ साथ हमारे अंदरूनी मामलों में भी दखल दे सकता है। इस प्रकार के भय ने अन्य देशों में भारत के प्रति एक अविश्वास की स्थिति उत्पन्न कर दी है। अब अगर हम भारत के विचार जानें तो भारत पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता को रोकना चाहता है। क्यों? क्योंकि पड़ोसी देशों की राजनीतिक अस्थिरता का प्रभाव भारत पर भी पड़ता है। इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ आपसी संबंधों में बाहरी हस्तक्षेप को रोकना भी भारत का उद्देश्य है। खासतौर से चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका का दक्षिण एशिया के क्षेत्र में ज़्यादा जो हस्तक्षेप है उसको रोकना भारत का लक्ष्य है। दक्षिण एशिया के जो द्विपक्षीय संबंध हैं, यानी दो देशों में जो आपस में संबंध है, उसे भी बाहरी शक्तियां प्रभावित करती हैं। उसमें चीन का साम्यवाद और संयुक्त राज्य अमेरिका का पूंजीवाद। तो बाहरी देशों के हस्तक्षेप और राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए भारत चाहता है कि दक्षिण एशिया में इन देशों की स्थिति मजबूत रहे।
इसके बाद हम बात करते हैं कि दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि उचित वातावरण का निर्माण। अब उचित वातावरण से क्या तात्पर्य है? उचित वातावरण से तात्पर्य है आपसी विश्वास की स्थिति, एक दूसरे से सहयोग की स्थिति। इस प्रकार का जब वातावरण निर्मित होगा तो सभी देशों का विकास होगा और दक्षिण एशिया मजबूती के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर स्थापित होगा। यदि हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो परस्पर जो संदेह की भावना है एक दूसरे देशों के प्रति, उसको समाप्त करके यदि एक दूसरे पर विश्वास रखा जाए और एक दूसरे के विकास में सहयोग दिया जाए तो ये स्थिति दक्षिण एशिया के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। इसके अलावा तीसरी जो मजबूत बनाने का तरीका है वो है कि दक्षिण एशिया की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल करने के लिए वार्ताएं की जानी चाहिए या अन्य लोकतांत्रिक तरीकों द्वारा इन समस्याओं का हल खोजना चाहिए। इसके बाद है बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप पर रोक। देखिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम अपने तरीके से ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। इसलिए दक्षिण एशिया को मजबूत बनाने के लिए, दक्षिण एशिया का विकास करने के लिए दक्षिण एशिया के देश ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। इसलिए इन मामलों में बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप को रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी स्थिति। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विवादों से दूर रह करके हमेशा दक्षिण एशिया के हितों का समर्थन करना ही दक्षिण एशिया के देशों का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तभी हम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने हितों को प्राप्त कर पाएंगे। अगला पॉइंट यदि हम देखें तो जो दक्षेश है, सार्क का जो मंच है उस पर मतभेदों को दूर रखकर, जो आपसी विरोध है उनसे दूर रहकर व्यापारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहयोग पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे कि दक्षिण एशिया की उन्नति हो सके। अब हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो हर पड़ोसी देश है उसे भारत से क्या आपत्ति है। तो इसमें मुख्य योगदान भारत की विदेश नीति का भी है। हमारी जो विदेश नीति है वो बहुत ज़्यादा आदर्शवादी है और हम शांति दूत का खिताब हासिल करने के लिए राष्ट्रीय हितों की अनदेखी कर देते हैं। तो इस विदेश नीति में हमें थोड़ा सा परिवर्तन करके व्यवहारिक विदेश नीति अपनानी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरा मुख्य कारण है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का परिणाम। जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं उनमें दक्षिण एशिया के जो देश हैं वो अन्य जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उनको एक बाजार की तरह दिखाई देते हैं और वो इस क्षेत्र में अपनी पूरी दखल अंदाजी चाहते हैं। जो विदेशी संबंध होते हैं वो हमेशा राष्ट्र हितों पर टिके होते हैं और राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। इसलिए हमेशा आदर्श का ढिंढोरा नहीं पीट करके व्यवहारिक नीति अपनाना दक्षिण एशिया के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इसके अलावा हमारा जो मुख्य लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, सहयोग और प्रेम तो कायम रहे, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्रीय हितों की भी अनदेखी ना हो। तो इन सब को लेते हुए यदि हम दक्षिण एशिया में सहयोग के वातावरण को, आपसी विश्वास के वातावरण को कायम करें तो विश्व राजनीति में इसकी मुख्य भूमिका हो सकती है। अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे दक्षेश पर, अर्थात सार्क की स्थापना और उसके उद्देश्यों पर।